हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जेएसडब्ल्यू एनर्जी की। आज इनकी एक बोर्ड मीटिंग थी जिसमें इन्होंने अपने सभी रिन्यूएबल बिजनेस यूनिट्स को एक नई होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी में मूव करने के प्लान को अप्रूव कर दिया है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये सारा मामला क्या है और आगे भारत में रिन्यूएबल एनर्जी का फ्यूचर कैसा है। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि जेएसडब्ल्यू एनर्जी का शेयर क्या हमें करंट प्राइस पे लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कंपनी ओवरव्यू की, तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी एक जेएसडब्ल्यू ग्रुप की कंपनी है। और जेएसडब्ल्यू ग्रुप 13 बिलियन यूएसडी रेवेन्यू वाला एक ग्रुप है जो कि भारत की एक लीडिंग कंग्लोमरेट है। कंग्लोमरेट का मतलब कि मल्टी इंडस्ट्री कंपनी। तो आप देख सकते हैं कि इस ग्रुप में कितनी सारी कंपनीज आती हैं, जैसे कि जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर जेएसडब्ल्यू पेंट्स, जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स, इनकी हिस्सेदारी है दिल्ली कैपिटल्स में जो कि एक आईपीएल टीम है। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू सीमेंट, जेएसडब्ल्यू वेंचर्स, जेएसडब्ल्यू फाउंडेशन और जेएसडब्ल्यू एनर्जी। और अगर हम स्पेसिफिकली अब जेएसडब्ल्यू एनर्जी की बात करें तो एक पावर प्रोड्यूसिंग कंपनी है और इनकी ओवरऑल कैपेसिटी 7 गीगावाट है। और ये हाइड्रो, रिन्यूएबल और थर्मल सोर्सेज से एनर्जी जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है अगर 15 नवंबर के हिसाब से देखें तो 7.1 बिलियन यूएस डॉलर था। तो अब अगर बात की जाए जेएसडब्ल्यू एनर्जी के फ्यूचर आउटलुक की, तो आज की डेट में इनका जो ओवरऑल एनर्जी प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है वो 7 गीगावाट की है, जिसमें से कि 4.6 गीगावाट ऑपरेशनल प्लांट्स हैं इनके, जिसमें से आज की डेट में 70% ये फॉसिल फ्यूल यानी कि थर्मल सोर्सेज से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और बाकी की 30% हाइड्रो और सोलर यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से। और इनकी लगभग 2.4 गीगावाट की कैपेसिटी अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये सारी कैपेसिटी इनकी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की है। और आने वाले टाइम में अगर बात की जाए तो आज की डेट में इनके पास 4.6 गीगावाट की ऑपरेशनल कैपेसिटी है, जिसमें से कि 70% फॉसिल फ्यूल से जनरेट की जाती है, 30% रिन्यूएबल से। 2025 तक कंपनी का प्लान है कि ये 10 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे और उसमें से लगभग 70% के आसपास रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से जनरेट की जाएगी। और 2030 तक ये कंपनी 20 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करेगी और उसमें से 85% के आसपास एनर्जी जो है रिन्यूएबल सोर्सेज से जनरेट की जाएगी। तो ये लगातार अपनी रिन्यूएबल एनर्जी की जो एनर्जी प्रोडक्शन है उसको बढ़ाएंगे और जो भी नए एडिशन होंगे वो रिन्यूएबल एनर्जी में होंगे। और कंपनी का प्लान है कि 2050 तक ये अपने आप को कार्बन न्यूट्रल कर लेंगे। तो अब अगर बात की जाए इनके प्लांट्स की ज्योग्राफी की, तो जो थर्मल प्लांट आज की डेट में ऑपरेशनल हैं वो इनके राजस्थान में, महाराष्ट्र में, इसके अलावा आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में हैं। और जो इनके रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट हैं वो ऑपरेशनल हो या अंडर कंस्ट्रक्शन हो वो सभी हिमाचल प्रदेश में हैं। तो अब अगर बात की जाए कि भाई आने वाले टाइम में पावर की डिमांड में कितनी ग्रोथ देखी जा सकती है, तो उसके लिए अगर हम हिस्ट्री देखें तो 2002 से 2021 के बीच में पावर की जो डिमांड है वो 5% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ी है। 2002 में जो बेस डिमांड थी वो 523 बिलियन यूनिट्स थी, जो कि 2021 के एंड में यानी कि जब मार्च में फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ तो 1275 बिलियन यूनिट्स हो गई। यानी कि वो 5% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ी है। अगर यही ग्रोथ रेट हम आने वाले 10 साल में यानी कि 2032 के एंड तक देखें तो ये 1275 यूनिट की जो आज की डेट में बेस डिमांड है ये बढ़ के 2379 हो जाएगी। यानी कि हमें 1104 बिलियन यूनिट्स नई पावर की जो डिमांड है वो आने वाले 10 से 11 साल में जनरेट हो सकती है। और इसके अलावा अगर हम इंडिया की पावर कंजम्पशन को देखें तो इंडिया वैसे तो थर्ड लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर है, लेकिन अगर पर कैपिटा यानी कि पर पर्सन कंजम्पशन को देखें तो यहाँ 1181 किलोवाट आर कंज्यूम की जाती है पावर पर कैपिटा, जो कि वर्ल्ड की एवरेज से वन थर्ड है। वर्ल्ड की एवरेज 3260 किलोवाट आर है। और जो कि अगर हम अगर उनको डेवलप्ड कंट्री से देखें तो यूएसए में 13,098 की जाती है, यानी कि भारत से लगभग 10 से 12% 10 से 12 टाइम्स ज्यादा।
और आने वाले टाइम में जैसे कि अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, यूनिवर्सल इलेक्ट्रिफिकेशन का प्लान है, तो पावर की डिमांड बढ़ने ही वाली है। तो इस पेज से हम अगर समराइज करने की कोशिश करें तो पावर की डिमांड बहुत ज्यादा आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है और लगभग हमें 1104 बिलियन यूनिट एडिशनल पावर चाहिए होगी 2032 के अंत तक। तो अब अगर बात की जाए कि भाई जो भी आने वाले 10 से 11 साल में पावर की डिमांड बढ़ने वाली है, उसमें रिन्यूएबल एनर्जी का क्या रोल रहने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2021 की, जिसको कि कॉप 26 के नाम से भी जाना जाता है, उसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 5 कमिटमेंट करी इंडिया के बिहाफ पे। पहली कमिटमेंट ये थी कि 2030 तक जो भी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है उसको 500 गीगावाट तक बढ़ाया जाएगा। और इससे पहले जो भारत का टारगेट था वो 450 गीगावाट था, जिसको कि अब बढ़ा के 500 गीगावाट कर दिया गया है। दूसरी कमिटमेंट ये थी कि जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी 2030 तक भारत की, उसमें से 50% एनर्जी जो है रिन्यूएबल सोर्सेज से जनरेट करी जाएगी। और तीसरी जो कमिटमेंट है वो ये है कि जो कार्बन एमिशन है उसको 1 बिलियन टन तक कम किया जाएगा। और इसके अलावा जो इकोनॉमी में कार्बन इंटेंसिटी है उसको 45% से कम किया जाएगा 2030 तक। और पांचवी कमिटमेंट ये थी कि भारत एक कार्बन न्यूट्रल देश बन जाएगा 2070 तक। तो अब इन सब में आप देखेंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो अगर अभी हम समझें तो जो 2021 साल अंत हुआ वहां पे भारत की जो कैपेसिटी थी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से वो 94 गीगावाट थी। और अगर हम सिर्फ 450 से उसको कंपेयर करें, जो कि अभी तक का टारगेट था जिसको कि अब 500 कर दिया जाएगा आने वाले टाइम में, बट अगर हम 450 भी लें तो ये यहाँ से जो आने वाले 2030 तक अगर हम देखें तो हमें 356 गीगावाट अपनी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। और अगर हम इसको बिलियन यूनिट में ट्रांसलेट करें तो ये लगभग 1030 बिलियन यूनिट आता है, जो कि ओवरऑल आपने पिछले पेज में देखा कि आने वाले 10 साल में या 10 से 11 साल में जो भारत की जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ने वाली है वो 1104 बिजनेस यूनिट है होगी। तो उस हिसाब से जो भी ग्रोथ आएगी पावर में वो सभी रिन्यूएबल एनर्जी से ही पूरी की जाएगी। तो रिन्यूएबल एनर्जी बहुत ज्यादा फोकस में रहने वाला है आने वाले टाइम में। और इसके अलावा अगर रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स की बात करें तो भारत यूएस और चाइना के बाद थर्ड ऐसी कंट्री है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी में अट्रैक्टिव है। तो अभी तक आप समझ चुके होंगे कि आने वाले कुछ सालों में रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत ज्यादा फोकस होने वाला है इंडिया में। और इसके चलते जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने अपनी आज बोर्ड मीटिंग में अपना रीऑर्गेनाइजेशन प्लान को अप्रूव कर दिया है, जिसके तहत ये अपने रिन्यूएबल यानी कि जो सारे रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेसेस हैं और जो पुराने इनके थर्मल बिजनेसेस हैं यानी कि फॉसिल फ्यूल वाले बिजनेसेस हैं, उनको ये सेपरेट कर देगी। और जितने भी इनके रिन्यूएबल एनर्जी के बिजनेस हैं इसको एक नई होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी बनाई जाएगी, जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी, इसके अंडर इंक्लूड कर दिया जाएगा। और ऐसा करने के पीछे का कारण ये है कि ये सेक्टर में आपने देखा कि इंडिया में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिवनेस है रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में। और इस सेक्टर में बहुत ज्यादा फोकस होने वाला है अगर भारत को अपने कॉप 26 कमिटमेंट को पूरा करना है। तो इसमें बहुत सारे शेयर होल्डर या इन्वेस्टर इंटरेस्टेड होंगे। तो ऐसा अगर हम अलग कर देती है ये कंपनी इसको, तो इनको जो इन्वेस्टर हैं उनको अट्रैक्ट करने का मौका मिलेगा और फंड रेजिंग कर पाएंगी। अगर ये कंपनी एक ही रहती तो वो शायद थर्मल वाले सेगमेंट में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं होते। तो ये एक रीजन है कि अपने जो बिजनेस की वैल्यू को अनलॉक करना चाहते हैं, इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं और फंड रेजिंग करना चाहते हैं, उसके चलते इन्होंने अपने सारे रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेसेस को एक नई होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी में मिलाने का फैसला किया है। और ये जो कंपनी का नाम है ये जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी होगा। तो अब अगर बात की जाए कि क्या करंट प्राइस पे हमें जेएसडब्ल्यू एनर्जी का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो आप बिलीव नहीं करेंगे, एक साल में इसने 423% की रिटर्न दी है और पिछले 3 महीनों में लगभग 40% की। और ये तब है जबकि पिछले एक महीने में इसका शेयर 15% से ज्यादा गिरा है। और उसका रीजन ये है कि पीछे जब पावर की डिमांड बढ़ी थी तो सभी पावर कंपनीज के शेयर बहुत तेजी से भागे थे, लेकिन जैसे ही वो कंट्रोल में आई तो सभी कंपनीज के शेयर गिरे और उसकी वजह से
जो JSW एनर्जी है इनका भी शेयर 15% तक गिरा। हालांकि पिछले एक वीक में 7.35% बढ़ा है और आज भी लगभग ये 3% बढ़ा है, यानी कि जो ये रीऑर्गेनाइजेशन की न्यूज है इसको काफी पॉजिटिव लिया जा रहा है। हालांकि अगर टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस को देखें तो इसका एवरेज प्राइस 152 आता है, हायर साइड पे 211 और लोअर साइड पे 65। और अभी पीछे एक ब्रोकरेज हाउसेस का सर्वे किया गया था, उसमें भी इसका जो एवरेज टारगेट प्राइस था वो 118 के आसपास बताया गया था, यानी कि जो आज की क्लोजिंग हुई है 317, उसके हिसाब से ये अपने हाईएस्ट पॉसिबल प्रेडिक्टिव एनालिसिस के टारगेट प्राइस से 33% से ज्यादा पे अवेलेबल है। और अगर हम इसके फंडामेंटल्स और पीयर्स एनालिसिस को देखें तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 50 करोड़ से ज्यादा का है, 52,000 करोड़ के आसपास, यानी कि एक लार्ज कैप कंपनी है। लेकिन जो मेजोरिटी इसमें जो इसकी मार्केट वैल्यू बढ़ी है वो पिछले एक साल में बढ़ी है 422%। और अगर इनका पी रेशो और पीबी रेशो देखें तो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएशन का हाई है, यानी कि बिल्कुल भी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन नहीं है। आप जेएसडब्ल्यू एनर्जी को लीजिए या अदानी ट्रांसमिशन को, दोनों ही कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा हाई है। और अगर बात की जाए कि इसमें बेटर चॉइस क्या हो सकती है तो मुझे लगता है कि हम पब्लिक सेक्टर कंपनी जैसे कि एनटीपीसी या पावर ग्रिड को कंसीडर किया जा सकता है। उनका जो वैल्यूएशन है वो काफी अट्रैक्टिव है। इसके अलावा उनका जो उनके द्वारा जो बिजली प्रोड्यूस की जाती है एनटीपीसी के द्वारा वो सबसे ज्यादा होती है, तो मुझे लगता है कि वो कंपनीज ज्यादा अट्रैक्टिव होंगी। हालांकि ये एक पॉजिटिव न्यूज है, शॉर्ट टर्म में इनका शेयर रिएक्ट कर सकता है, लेकिन ये बहुत ही ओवर वैल्यूड है। अगर गिरने पे आया तो ये बहुत ज्यादा यहाँ से गिर सकता है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो वो काफी कम है कंपनी की। और अदरवाइज प्रॉफिटेबल कंपनी है, मतलब कंपनी के प्लान अच्छे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कर रही है जहां पे बहुत ज्यादा फोकस रहने वाला है आने वाले टाइम में। लेकिन इनका शेयर काफी ज्यादा भाग चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि इस रेट पे लेना चाहिए। और मुझे ये भी नहीं समझ आता कि क्या लेवल सही होंगे। मुझे लगता है कि ये कम से कम 100 से 150 रुपए के बीच में मिले तो ही इसको कंसीडर किया जाना चाहिए, इन माई पर्सनल ओपिनियन। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि अगर आप जेएसडब्ल्यू एनर्जी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए। उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।